हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बच्चों की डिमांड पे क्लास नाइन्थ का, ठीक है, क्लास नाइन्थ की इतिहास का पार्ट नंबर 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति की शुरुआत करेंगे। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, ठीक है, इसीलिए इसको हम 2 पार्ट्स में बनाएंगे। आज हम सिर्फ पार्ट नंबर 1 बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद में जो बचेगा उसको हम पार्ट नंबर 2 में करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में और बच्चों को भी शेयर करें ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो सके, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन का युग। पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया था। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर स्टेट और श्रेणियों में बटा हुआ था। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था, लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। भारत में भी राजा राममोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया और बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया, मगर यूरोप में सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वे चाहते थे कि बदलाव धीरे धीरे हो। एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी थे तो कुछ उदारवादी या आमूल परिवर्तनवादी रेडिकल समाधानों के पक्ष में थे। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था, राजनीति की इन धाराओं में क्या फर्क थे और कौन कौन सी बातें थी जो समान थी। यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक ही नहीं होता। इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। इसके बाद हम एक ऐसी घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिससे समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। देखिए, आपने फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ा होगा कुछ बच्चों ने, उसमें क्या था, जैसे फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था, वैसे ही यहाँ पे यूरोप में भी जो समाज था वो 3 वर्गों में था, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी, ठीक है। तो हमें अब इनके बारे में पढ़ना है कि उदारवादी क्या सोचते थे, रेडिकल क्या सोचते थे और रूढ़िवादी क्या सोचते थे, ठीक है। समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था, ठीक है। उदारवादी इंग्लिश में बोलते हैं इनको लिबरल, ठीक है। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों का सम्मान और जगह मिले। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही ज्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। पर यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए, ठीक है। यानी कि देखिए, जो उदारवादी थे, उदारवादी कैसा समाज चाहते थे,
उदारवादी ये चाहते थे कि ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिले, ठीक है, और शासक की जो अनियंत्रित सत्ता है, यानी कि शासकों का जो नियंत्रण है, ठीक है, वो किसी न किसी के हाथ में होना चाहिए। और ये चाहते थे कि केवल जो व्यक्ति के जो अधिकार हैं, ये व्यक्ति के अधिकारों के समर्थक थे, ठीक है। लेकिन देखिए, व्यक्ति के अधिकारों के समर्थक तो थे, लेकिन सार्वभौमिक मताधिकार के समर्थक ये भी नहीं थे, और ये निजी संपत्ति के समर्थक थे, ठीक है। यानी कि कहने को तो ये उदारवादी थे, लेकिन ये ना तो ही सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार को समर्थन कर रहे थे, ठीक है, लेकिन ये साथ में लोगों की जो निजी संपत्ति थी उसके ये समर्थक थे, ठीक है। देखिए, और जो रूढ़िवादी तबका था, ठीक है, रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, परंतु वह चाहते थे अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए, और जो बदलाव की जो प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए, वो धीरे होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, जो रेडिकल थे, रेडिकल बहुमत पर आधारित सरकार के समर्थक करते थे वो, ठीक है, और इनमें से बहुत सारे रेडिकल में से बहुत सारे लोग जो महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक भी थे, ठीक है, लेकिन ये भी निजी संपत्ति के का इन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन संपत्ति कुछ लोगों के पास में होनी चाहिए इसका इन्होंने विरोध किया था, ठीक है। और जो रूढ़िवादी थे, रूढ़िवादी तो देखिए, जो कंजर्वेटिव लोग हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, जो रूढ़िवादी हैं वो क्या करेंगे, उदारवादी और रूढ़िवादी, उन्होंने दोनों के ही विचारों का विरोध किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि अतीत का भी सम्मान किया जाना चाहिए, ठीक है। वो चाहते थे कि बदलाव हो, लेकिन जो बदलाव का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो धीरे होनी चाहिए, अतीत को पूरी तरीके से ठुकराया नहीं जाना चाहिए, ये रूढ़िवादी चाहते थे, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विचारों के बीच काफी टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायंत्रण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का घोतक थे। हर दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति वो भी संपन्न हो चुकी थी, ठीक है। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम थी। बेरोजगारी आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने पर तो बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। व्यक्तिगत स्वामित्व का मतलब समझ रहे हो, यानी कि जो उद्योग थे उन उद्योगों पर अधिकार किसका था, किसी एक व्यक्ति का अधिकार था, ठीक है। व्यक्तिगत उद्योग वही होते हैं जिसमें केवल एक ही व्यक्ति उस पूरे उद्योग का मालिक होता है, ठीक है। और बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसाय के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है, ठीक है। ऐसा कौन सोच रहे थे? ऐसा जो रेडिकल थे और जो उदारवादी थे, ठीक है, ये वो लोग भी ऐसा सोच रहे थे, ठीक है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है।
इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिउसेप्पे मैज़िनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। अब हम बात करते हैं यूरोप में समाजवाद का आना। समाजवाद के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, ठीक है, यानी कि जो समाजवादी थे वे जो निजी संपत्ति होती है उसके विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। ऐसा कौन मानते थे कि जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं की जड़ क्या है? निजी संपत्ति, निजी स्वामित्व। ऐसा कौन मानते थे? ऐसा समाजवादी मानते थे। वह ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है, ठीक है, वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उनकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। यानी कि देखिए, अगर किसी कंपनी का मालिक एक व्यक्ति है तो वो क्या समाज के बारे में सोचेगा? नहीं, वो सिर्फ अपने ही लाभ के बारे में सोचेगा, अपने ही प्रॉफिट के बारे में सोचेगा। वह उन लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगा जो उसके यहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे, इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? ठीक है, जो समाजवादी थे, समाजवादियों के पास में भविष्य की एक बिल्कुल अलग दृष्टि थी, ठीक है। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी, यानी कि कुछ लोगों को ये था कि जो भी उद्योग लगाए जाएंगे वो पूरे समूह के विचार से ही लगाए जाएंगे। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना में नया समन्वय न्यू हार्मनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लॉक 1813-1882 चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांटते थे, ठीक है। यानी कोऑपरेटिव का आप देख लो ना कि नाम से ही पता लग रहा है, कोऑपरेटिव यानी कि लोगों को सपोर्ट करने वाले, ठीक है। यानी कि जो भी मुनाफा होगा, मतलब वो जो भी सामान बनाएंगे उस सामान से जो भी मुनाफा होगा उस मुनाफे को प्रत्येक सदस्य में आपस में बांट दिया जाएगा। ऐसा कोऑपरेटिव वाले जो लोग थे वो सोचते थे, ठीक है। इसके बाद देखिए कार्ल मार्क्स 1818-1882 और फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है, 1820 से 1895 ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। जो मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। यहाँ से क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और वैसे भी पूछा जाता है कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, ये किसका विचार है? तो ये विचार था कार्ल मार्क्स का, ठीक है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा
होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इस तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित समाज को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिससे सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं समाजवाद के लिए समर्थन की, कि समाजवाद के लिए किन लोगों ने समर्थन दिया था। ठीक है, (1870) का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनावों में वे पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी एक पार्टी का गठन किया गया, लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। देखिए, अब हम बात करते हैं रूसी क्रांति। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस का यह समीकरण उलट गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ऐसा कैसे हुआ? क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आइए क्रांति से पहले की स्थितियों पर हम नजर डालें। देखिए, ये विंटर पैलेस की ये जो है ये आपका जार निकोलस द्वितीय का ये चित्र है। ठीक है, रूसी समाज 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रूसी क्रांति हुई थी उस समय में किसका शासन था? तो उस समय था जार निकोलस द्वितीय का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लुथानिया, एस्तोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, अर्मेनिया व अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था और समाज। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। ठीक है, आप ये देखो 100 में से जो 85 जो लोग हैं वो क्या करते थे? वो सिर्फ खेती पर ही निर्भर रहते थे। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40 से 50% से ज़्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। ठीक है, उद्योग बहुत कम थे
सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा था। इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई थी। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। ज्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित हों, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नजर रखते थे। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉप में काम की पाली प्राय 15 घंटे तक खिंच जाती थी, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पालियों में काम करते थे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डोमेट्री तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। देखिए, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बंकर बने हुए हैं, जो मजदूर थे ये भी रात को वहीं पे ये सोते थे। ठीक है। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांवों के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था, धातु कर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। उनके काम में ज्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जरूरत तो रहती थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तक मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी, तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। 1896-97 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफी संख्या में आयोजित की गईं। देहात की ज्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी, वह लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले में मिली थी। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेन के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। बहुधा वे लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी। 1905 में तो पूरे रूस में ऐसी घटनाएं घटने लगी। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर अपनी सारी जमीन को अपने कम्यून को सौंप देते थे। फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता था। हम बात करते हैं रूस में समाजवाद। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी, यानी कि रूस में जो राजनीतिक पार्टियां थी वो कानूनी रूप से नहीं थी, बल्कि गैर कानूनी रूप से थी। जो मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि रूस में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 1898 में की गई थी। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था। उसने मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए थे।
कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान किस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं, उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी का गठन कर लिया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को सौंपी जाए। किसानों के सवाल पर समाजवादी लोकतंत्रवादी खेमा समाजवादी क्रांतिकारी से सहमत नहीं था। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरी से खेती करवाते थे। इन आपसी विभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। सांगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक खेमे के मुखिया सोचते थे कि जार मतलब राजा शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा मेंशेविक मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। हम बात करते हैं उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति। रूस एक निरंकुश राजशाही था, ठीक है। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट्स और समाजवादी क्रांतियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों मुस्लिम बहुल इलाकों का भी समर्थन मिला। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का जो साल था वो बहुत बुरा रहा। जरूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों के सदस्यता में भी तेज़ी से वृद्धि हुई जब 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स पार्टी की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1904 में। कि 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्कर्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। इसी दौरान जब पादरी गोपान के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस जार का महल के सामने पहुंचा तो पुलिस और कोसैक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। ये यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन भी आता है कि खूनी रविवार की घटना का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये खूनी रविवार की घटना, क्योंकि उस दिन संडे था इसलिए इसको खूनी रविवार का नाम से जाना जाता है, ठीक है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। सारे देश में हड़तालें होने लगी। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनों और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रहीं। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियां और यूनियनें अनधिकृत रूप से काम करने लगी क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गईं। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिनों के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया।
देखिए इससे आगे का जो चैप्टर है उसे हम जो हमारी सेकंड वीडियो होगी उसमें करेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये इतिहास है, हिस्ट्री है, तो चीज़ें भी कम समझ में आती हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने ये इसका सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इससे आगे का आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा ये रूसी क्रांति का। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।